बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेज़र में आज का हमारा टॉपिक है लेज़र एमिशन स्पेक्ट्रम ब्रॉडनिंग मैकेनिज़्म। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया कि जो एक आइडियल लेज़र सिस्टम होता है उसकी जो आउटपुट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। और मोनोक्रोमेटिक होने का मतलब है कि अगर आप उसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करें तो उस स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ ऑन एक्स एक्सिस, इंटेंसिटी ऑन वाई एक्सिस जो है प्लॉट करेंगे। एक वेवलेंथ ऐसी होगी जिस वेवलेंथ के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और उसके अलावा जितनी भी वेवलेंथ होंगी वो बिल्कुल जो है वो ज़ीरो इंटेंसिटी शो कर रही होंगी। इसका मतलब है जस्ट एक वर्टिकल लाइन जो है उसके एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको दिखाई देगी। ये आइडियल एमिशन स्पेक्ट्रम है और लास्ट लेक्चर में हमने ये स्पेक्ट्रम जो है वो देखा था। लेकिन हमने देखा कि प्रैक्टिकली जब आप किसी लेज़र सिस्टम को बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनाज ऐसे होते हैं जिन फिनोमिना से हम अपनी जान नहीं छुड़वा सकते और वो लेज़र के एमिशन स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करते हैं, वाइड कर देते हैं और उसकी वजह से जो लेज़र का एमिशन स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड हो जाता है। तो इस तरह के जो मैकेनिज़्म हैं जिनकी वजह से लेज़र एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो ब्रॉड होता है उनको ब्रॉडनिंग मैकेनिज़्म कहा जाता है। जो ब्रॉडनिंग मैकेनिज़्म है वो तीन तरह के होते हैं। पहले मैकेनिज़्म को नेचुरल या लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग कहा जाता है, दूसरे को डॉपलर ब्रॉडनिंग कहा जाता है और तीसरे को कोलिजन और प्रेशर ब्रॉडनिंग कहा जाता है। अब ये जो ब्रॉडनिंग मैकेनिज़्म है ये सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रम के साथ ही लिंक्ड नहीं होता बल्कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ भी लिंक्ड होता है। यानी अगर आप ऑप्टिकल पंपिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, लेज़र को किसी और लाइट सोर्स की मदद से क्या करेंगे, पंप करेंगे। इसका मतलब है बाहर से आने वाली कोई रेडिएशंस जो हैं उनको हमारा जो डिज़ायर्ड लेज़र सिस्टम है वो अब्जॉर्ब करेगा। अगर बाहर से आने वाली जो रेडिएशन है उनका स्पेक्ट्रम जो है वो ब्रॉड है तो जो हमारा लेज़र सिस्टम है, जो हम सिस्टम जिसको पंप कर रहे हैं, वो भी क्या होगा, ब्रॉड होता जाएगा। यानी उसका जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ अब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो एक से ज़्यादा वेवलेंथ क्या कर रहा होगा, अब्जॉर्ब कर रहा होगा। अब लाइफ टाइम या नेचुरल ब्रॉडनिंग किस वजह से होती है हमने पहले भी डिस्कस किया। वो ये कि ये जो नेचुरल या लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग होती है उसका मतलब ये होता है कि जब भी मॉलिक्यूल किसी एक्साइटेड स्टेट में, जिसको मेटास्टेबल स्टेट कहा जाता है, यानी एक ऐसी एक्साइटेड स्टेट जो लॉन्गर लाइफ टाइम के लिए जो है वो क्या रहती है, स्टेबल रहती है, वहाँ पर कोई एटम मौजूद है तो तब भी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो एटम वहाँ पर स्पॉन्टेनियसली डिके कर जाएगा। आप जानते हैं कि जो मेटास्टेबल स्टेट है इसका लाइफ टाइम आम जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब है वहाँ पर एटम ज़्यादा देर के लिए रिजाइड कर सकता है। अब अगर वो वहाँ पर ज़्यादा देर के लिए रिजाइड कर सकता है तो इसका मतलब है वो बाहर से एक फ़ोटोन का इंतज़ार कर रहा है, जो फ़ोटोन आके उससे टकराए और उसको स्टिमुलेट करके उसको क्या करे, नॉकडाउन करे, नीचे की जानिब लेके जाए और बदले में एक नया फ़ोटोन जो है वो एमिट हो। लेकिन इस दौरान अगर किसी भी वजह से वो एटम स्पॉन्टेनियसली डिके कर जाएगा तो वो जो स्पॉन्टेनियस डिके के नतीजे में फ़ोटोन एमिट होगा वो कभी भी जो है वो कोहेरेंट नहीं होगा पहले वाले यानी फोटोन्स के मुकाबले के साथ। इसका मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर जो है वो डायरेक्शन के अंदर आपको नहीं आउटपुट में मिलेगा और उसकी वजह से जो लेज़र की आउटपुट है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, ब्रॉड होनी शुरू हो जाएगी, यानी स्पेक्ट्रम। अब जो मीन लाइफ टाइम है वो है टाउ और एनर्जी स्प्रेड है वो है डेल्टा ई। फर्स्ट करें टाउ की वैल्यू है 1 सेकेंड, तो इसका मतलब है 0 से लेके 1 सेकेंड के दरमियान बहुत सारी जो प्रोबेबिलिटीज़ ऐसी हैं कि जिनकी वजह से स्पॉन्टेनियस डिके हो सकता है। क्योंकि 1 सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड के बाद जो स्टिमुलेटेड एमिशन होनी है उससे पहले ही क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो जाएगी। अब जो एनर्जी के अंदर डिफरेंस है और जो लाइफ टाइम है, यानी जो अनसर्टेनिटी है लाइफ टाइम में, वो दोनों लिंक्ड हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। और वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन टाइम, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। ई की वैल्यू एच एफ के बराबर होती है तो डेल्टा ई की वैल्यू एच डेल्टा एफ आ जाएगी और ये जो डेल्टा एफ है इसको बैंडविड्थ कहा जाएगा।
तो आप इस इक्वेशन में डेल्टा ई की जगह एच डेल्टा एफ पुट कर दें, तो आंसर आ जाएगा h/2 और यहाँ से आप डेल्टा एफ की वैल्यू निकाल लेंगे 1/2 टाउ। अब आप जानते हैं कि जो अच्छी मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं उनका लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा लाइफ टाइम होगा उतनी ही कम जो है वो ब्रॉडनिंग होगी। तो इसका मतलब है आप जब भी लेज़र सिस्टम बनाएं तो आप कोशिश करें ऐसा जो है वो हायर एनर्जी लेवल चूज़ करें लेज़र ट्रांजिशन के लिए, जिसकी जो लाइफ टाइम है, मीन लाइफ टाइम, वो काफ़ी ज़्यादा हो। दूसरी बात, जितने भी एटम्स मौजूद हैं इस तरह के सिस्टम में, वो तमाम के तमाम एटम इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज 1/2 टाउ के अंदर ही क्या करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे, और इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है। तो इसलिए इस तरह की ब्रॉडनिंग को या इस तरह के ब्रॉडनिंग मैकेनिज़्म को यूनिफॉर्म या होमोजीनियस ब्रॉडनिंग कहा जाता है। दूसरी आज की जो हमारी पहली टाइप है उसका नाम है डोपलर ब्रॉडनिंग। ये आप एफएससी की फ़िज़िक्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन हो तो उस वक़्त एक अफेक्ट जिसको डोपलर इफेक्ट कहा जाता है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। डोपलर इफेक्ट क्या है? इट इज़ apparent change in the frequency of observed wave when there is a relative motion between source and observer। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे तो उस वक़्त जो है वो क्या होगा, अपेरेंट चेंज पॉजिटिव होगी, यानी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी के मुकाबले में ज़्यादा होगी। और अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो उस वक़्त जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी से क्या होगी, कम होगी। ये जो इफेक्ट है डोपलर इफेक्ट, ये तमाम तरह की वेव्स के लिए जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, यानी मैकेनिकल वेव्स जिनको चलने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बगैर सहारे के भी चल सकती हैं, तो उनके लिए जो है दोनों के लिए प्रोमिनेंट है। इसका मतलब है जो लेज़र है यानी लाइट या ऑप्टिकल वेव्स हैं उनके लिए ये इफेक्ट जो है वो मौजूद है। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं और उन सब की जो ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी है एमिशन की वो है f12। जब कोई ऑब्जर्वर उनको ऑब्ज़र्व करेगा और वो सारे के सारे एटम जो है वो जब एमिट कर रहे हैं तो वो भी मूव कर रहे हैं, यानी वो एक मूविंग सोर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उस वक्त जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी होगी जिसको f12 प्राइम कहा गया, वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी f12 के साथ इस तरह से लिंक्ड होगी 1 ± Vx/c। Vx का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द एमिटिंग एटम, यानी जो एटम वेव एमिट कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जिस डायरेक्शन में आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो लेज़र के आउटपुट को ऑब्जर्व करें, क्योंकि लेज़र जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप उसकी आउटपुट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो उसका फार्मूला ये होगा, प्लस का सिंबल उस वक्त होगा जब वो एटम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ जा रहा होगा, माइनस का सिंबल उस वक्त होगा जब वो एटम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से दूर जा रहा होगा। और ये भी आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल की जो मीन वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। अब एटम जो है वो आपको पता है हर वक्त रैंडम मोशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। रैंडम मोशन किस वजह से परफॉर्म करते हैं? क्योंकि उनके अंदर थर्मल एनर्जी होती है, और आप जानते हैं कि कुछ एटम की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, कुछ की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब है कि ये जो थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो उनको एक रैंडम मोशन जो है वो क्या करती है, देती है। इसका मतलब है कि हर एटम जो है वो एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या करेगा, वेव एमिट करेगा, लेकिन जो ओवरऑल एमिशन स्पेक्ट्रम है वो वेलोसिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से ब्रॉड हो जाएगा। यानी कोई एटम जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा जो है वो क्या आएगी, अपेरेंट चेंज आएगी, और कोई एटम की स्पीड कम है तो उसमें कम जो है वो अपेरेंट चेंज आएगी। अब जो इंडिविजुअल डॉपलर शिफ्टेड एमिशन लाइंस शेप हैं, यानी पहले एटम की वजह से जो ब्रॉडनिंग हुई, जो दूसरे की वजह से ब्रॉडनिंग हुई, तीसरे की वजह से ब्रॉडनिंग हुई, सब के जो लाइन शेप्स हैं उन सबको आपने क्या कर लिया, एवरेज कर लिया। तो जब आप एवरेज कर लेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास एक स्मूथली ब्रॉडन्ड लाइन शेप जो है वो आ जाएगी। और हमें ये भी पता है कि हर एटम जो है उसके पास एक थर्मल एनर्जी होती है जिसकी एवरेज वैल्यू होती है 1/2 kT। 3 डायमेंशन में हो तो 3/2 kT, लेकिन हम 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो 1/2 kT, तो जो कि उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट या केल्विन टेम्परेचर है। अब ये जो एनर्जी है वो उन तमाम मॉलिक्यूल को एनफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी
जिसकी मदद से वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो आप कह सकते हैं एनर्जी ऑफ दीज मूविंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 kT। m का मतलब है एटॉमिक मास ऑफ दैट गैस मॉलिक्यूल, k मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अब मैं आपको जो है वो थर्मोडायनामिक्स का एक टॉपिक रिकॉल करवाता हूँ कि जब भी गैस मॉलिक्यूल किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T के ऊपर मौजूद होते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो उस वक़्त जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ वो आप इस फार्मूले से जो है वो देते हैं कि f ऑफ Vx इज इक्वल टू 4 Vx स्क्वायर m ओवर 2 kT रेज़ टू द पावर 3/2 e रेज़ टू द पावर माइनस mvx स्क्वायर ओवर 2 kT। यानी कोई भी एटम अगर Vx वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके मूव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इससे आप मालूम कर सकते हैं। अब ये जो डॉपलर ब्रॉडनिंग आती है, इस डॉपलर ब्रॉडनिंग का जो लाइन शेप फंक्शन होता है वो इस शेप का होता है, कांस्टेंट e रेज़ टू द पावर माइनस mc स्क्वायर ओवर 2 kT f माइनस एफ नॉट ओवर एफ नॉट स्क्वायर। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि ये कहाँ से आता है। एक्चुअली में जो डॉपलर की ब्रॉडनिंग मैकेनिज़्म है, यानी ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो आपने बताई है, ये आपने अप्लाई करनी है किसके ऊपर, उस गैस के सिस्टम के ऊपर। हर गैस सिस्टम या हर लेज़र सिस्टम को करेक्टराइज करती हुई आपके पास एक इक्वेशन होती है जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है। यानी वो किसी भी सिस्टम के क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो यूज़ की जा सकती है। तो आप हर सिस्टम के जो सिस्टम है उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू मॉडल कर सकते हैं। आप उस मॉडल इक्वेशन में जो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जगह ये वाली जो है वो वैल्यू पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आपके पास जो डॉपलर ब्रॉडनिंग मैकेनिज़्म है या लाइन शेप फंक्शन है वो ये आ जाएगा। अब जो लाइन विड्थ है वो कैसे मालूम की जाती है। लाइन विड्थ का मतलब है मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिनके दरमियान जो एटम है लेज़र के वो क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। अब लाइन विड्थ निकाली कैसे जाती है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फुल विड्थ ऑफ द कर्व एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिशन। जिस पॉइंट पे एमिशन इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। अब देखें इस पॉइंट पे इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है, इसका हाफ कर लें। इस पे इंटेंसिटी है 0.10, आप इसका हाफ करें वो बनेगा 0.05, वो कुछ यहाँ पर मिड में बनेगा इधर। अब ये जो 0.05 वाली लाइन है ये इस ब्लू लाइन को दो पॉइंट्स के ऊपर टच करेगी, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो डिस्टेंस देख लेना है। उस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, उसको लाइन विड्थ कहा जाता है या उसको बैंड विड्थ कहा जाता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखेंगे तो उसको आप लाइन विड्थ कहेंगे, उसको बैंड विड्थ कहेंगे, और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ देखेंगे तो उसको लाइन विड्थ कहेंगे। तो जो लाइन विड्थ होती है वो कैसे निकाली जाती है, फुल विड्थ ऑफ द कर्व एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो टेम्परेचर के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूँ आती है। डेल्टा एफ की वैल्यू 2f नॉट ओवर c 2 kT log of 2 ओवर m और स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन जो है वो एक बहुत ही बड़ा जो है वो डेरिवेशन है जो कि हमारी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। खैर आप देखें f नॉट जो है वो आप जो है वो एज इट इज़ लिख दें, t ओवर m जो है वो स्क्वायर रूट उसको जो है वो एज इट इज़ लिख दें, और बाकी ये जो 2 है, c है, 2 है, k है, log ऑफ 2 है, इस सब को जो है वो आप सॉल्व कर लें तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 7.15 इंटू 10⁻⁻⁷। अब ये आपके पास जो है वो इक्वेशन आ गई जिसको आपने इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये रिलेशन ये शो करता है जितनी भी गैसेज हैं जिनके मॉलिक्यूल्स हैवियर हैं उनके लिए ये जो ब्रॉडनिंग है वो बहुत कम होती है, क्योंकि हैवी मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम होती है। इसका मतलब है वहाँ पर ब्रॉडनिंग जो है वो क्या होती है, कम होगी। और दूसरी चीज़, ब्रॉडनिंग को अगर आपने रिड्यूस करना है तो आप टेम्परेचर को क्या रखें, कम रखें। टेम्परेचर को कम रखेंगे तब भी ब्रॉडनिंग जो है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और दूसरी बात, ऐसी तमाम गैसेस जो विजिबल रीजन में जो है वो एमिट करती हैं उनके अंदर जो ज़्यादा ब्रॉडनिंग होती है वो किस वजह से होती है, डॉपलर की वजह से होती है, क्योंकि विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो डेल्टा एफ की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसे तमाम गैस मॉलिक्यूल्स जो लो फ्रीक्वेंसी पे जिनका मैस लो होता है,
और जो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो एमिशन करते हैं उनके लिए डॉपलर ब्रॉडनिंग जो है वो क्या होती है, प्रोमिनेंट होती है। हम एक एग्जांपल से इस चीज़ को जो है वो कंफर्म करते हैं कि आपके पास डॉपलर ब्रॉडन लाइन विड्थ कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र ट्रांजिशन की जो है वो है 10.6 माइक्रोमीटर और हीलियम नियॉन लेज़र की जो ट्रांजिशन है वो है 632.8 नैनोमीटर। आपने जो है वो 400 केल्विन टेम्परेचर अज्यूम करना है। कार्बन, ऑक्सीजन और नियॉन के जो मैसेज हैं वो 12, 16 और 20.2 जो है वो गिवन है। फार्मूला वही है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 7.15 इंटू 10⁻⁷ एफ नॉट की जगह पुट कर दिया सी ओवर लैम्डा नॉट टी ओवर एम स्क्वायर रूट। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लैम्डा की वैल्यू 10.6, आप यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 10.6 इंटू 10⁻⁶ जो है वो मीटर पुट कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास जो है 44 AMU होगा, टेम्परेचर 400, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ लें और आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये 61 मेगाहर्ट्ज़ आपके पास आ जाएगा। अब सेम बाकी चीज़ें एम की जगह 20.2 आ जाएगा हीलियम के लिए, जो आपको बताया हुआ था हीलियम नियॉन गैस में। उसके बाद लैम्डा नॉट की वैल्यू है 632.8 नैनोमीटर, तो नैनो की जगह 10⁻⁹ आ गया। बाकी चीज़ें ये पुट करें, जो डॉपलर ब्रॉडनिंग आएगी वो देखें कितना आया, 1508 मेगाहर्ट्ज़। तो आप देख लें कि यहाँ पर 61 मेगाहर्ट्ज़ बहुत ही कम और यहाँ पर जो है 1508 मेगाहर्ट्ज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कम हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा था, इसका कम था। दूसरी बात, यहाँ पर जो एमिशन वेवलेंथ थी वो लॉन्गर थी, यहाँ पर एमिशन वेवलेंथ शॉर्टर है। तो जो डॉपलर ब्रॉडनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट है। और लास्ट चीज़ है कोलिजन या प्रेशर ब्रॉडनिंग। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने नेचुरल या लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग की बात की। यहाँ पर देखें, जो कोलिजन ब्रॉडनिंग होती है वो कोलिजन की वजह से होती है। आप FSC का चैप्टर नंबर 11 प्रेशर ऑफ अ गैस उसको रिकॉल करें। उसको जब आप रिकॉल करेंगे तो उस वक़्त क्या होगा कि आप देखते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर है वो किस वजह से होता है, वो कोलिजन्स की वजह से होता है। गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड करते हैं और गैस के मॉलिक्यूल वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और दो कंसेक्टिव कोलिजन के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो कम हो जाता है, यानी जल्दी से जो है वो कोलिजन्स होंगे। द कोलिजन टर्मिनेट्स द लाइफ इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। यानी अगर फ़र्ज़ करें एक एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है और उस एक्साइटेड स्टेट या मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब है वहाँ पर एटम जो है इंतज़ार कर रहा है बाहर से आने वाले फ़ोटोन का, ताकि वो फ़ोटोन उसको स्टिमुलेट करे और उसमें से भी एक फ़ोटोन जो है वो निकले जो कि पहले वाले फ़ोटोन के साथ कोहेरेंट भी हो, मोनोक्रोमेटिक भी हो और यूनिडायरेक्शनल भी हो। लेकिन होता क्या है कि वो अभी बाहर वाले स्टिमुलेटेड फोटोन के आने का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन हुआ क्या कि कोई और मॉलिक्यूल आके उससे टकराता है और टकराने के बाद उसको क्या कर देता है, डी एक्साइट कर देता है। इसका मतलब है तो वो क्या करेगा, उसके लाइफ टाइम को ख़त्म कर देगा उस एनर्जी लेवल में। तो फ़र्ज़ करें दो कंसेक्टिव कोलिजन के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो टाउ है, तो उस वक़्त डेल्टा एफ यानी जो फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट आएगी, ब्रॉडनिंग आएगी, वो बराबर होगी 1/2 पाई टाउ। सेम वही वाला फार्मूला जो हमने लाइफ टाइम या नेचुरल ब्रॉडनिंग के लिए यूज़ किया था, ठीक है। बस फ़र्क ये था कि वहाँ पर टी का मतलब या टाउ का मतलब क्या था, मीन लाइफ टाइम ऑफ द एनर्जी स्टेट। यहाँ पर टाउ का मतलब है मीन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। अब आपके पास ये फार्मूला आ गया और ये फार्मूला भी आपको बता रहा है कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये टाइम कम होगा और टाइम कम होने का मतलब है ब्रॉडनिंग ज़्यादा होगी, और अगर लो प्रेशर होगा तो उस वक़्त ब्रॉडनिंग जो है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र में हमने देखा था डॉपलर ब्रॉडनिंग बहुत ही स्मॉल थी क्योंकि मास ज़्यादा था और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कम थी। जो प्रेशर ब्रॉडनिंग है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इस तरह की लेज़र में प्रेशर ब्रॉडनिंग जो है वो डोमिनेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। जो कोलिजन ब्रॉडनिंग है ये डोप्ड इंसुलेटर लेज़र, यानी ये नहीं कि सिर्फ गैसियस लेज़र में होती है, सॉलिड स्टेट लेज़र के अंदर भी ये हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो आयन्स होते हैं एक्टिव मीडियम के, उनके भी कोलिजन्स होते हैं, लेकिन उनके आपस में कोलिजन नहीं होते,
बल्कि आप जानते हैं लेटिस के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं जिनको फोनॉन्स कहा जाता है। यानी जैसे फोटोन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक क्वांटम है। इसी तरह जो मैकेनिकल वाइब्रेशन का जो क्वांटम होता है या सबसे छोटा क्वांटाइज्ड ज़र्रा होता है उसको क्या कहा जाता है, फोनॉन कहा जाता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप इसको ज़्यादा डिटेल से जो है वो पढ़ रहे हैं। अब ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म को आप दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक को कहा जाता है होमोजीनियस ब्रॉडनिंग, एक को कहा जाता है इनहोमोजीनियस ब्रॉडनिंग। अगर तमाम के तमाम एटम की जो सेंट्रल ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है, जिसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा गया है, यहाँ पर f0 या लैम्डा नॉट से जाहिर किया गया है, तो उस वक्त ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म को होमोजीनियस कहा जाता है, जैसे कि नेचुरल ब्रॉडनिंग या कोलिजन ब्रॉडनिंग। क्योंकि नेचुरल या कोलिजन ब्रॉडनिंग में आप देख रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है टाउ। टाउ का मतलब है या तो दो कंसेक्टिव कोलिजन के दरमियान टाइम गैप, या टाउ का मतलब है मीन लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। तो अगर टाउ की वैल्यू कांस्टेंट है तो डेल्टा एफ की वैल्यू भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म जो हैं वो क्या हैं, होमोजीनियस ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म। और अगर सेंट्रल ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ है हर एटम के लिए, जैसे हमने कहा था डोपलर इफेक्ट में ऐसा ही होता है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसके लिए डोपलर शिफ्ट ज़्यादा होगी, जिसकी स्पीड कम होगी उसके लिए डोपलर शिफ्ट मुख्तलिफ होगी। तो उस वक्त हर एटम की वजह से जो लाइन फंक्शन आता है उन तमाम लाइन फंक्शन के लिए आप उनको एवरेज कर लेते हैं और आपके पास टोटल लाइन फंक्शन आ जाता है। तो उसको इनहोमोजीनियस ब्रॉडनिंग कहा जाता है, जैसे कि डोपलर ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म। अब जो प्रेशर है या टेम्परेचर है या जो सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर कोई इम्परफेक्शन है, या आप इर्द गिर्द कोई स्ट्रे, कोई आवारा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, या ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स यानी जो लेज़र मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या गैसियस है, वो जिस ट्यूब में रखी हुई है उस ट्यूब की शेप क्या है, उस ट्यूब की ज्योमेट्री क्या है, सिलिंड्रिकल ट्यूब है या क्यूबिकल ट्यूब है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है, या दूसरे ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये भी ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और लाइन शेप को होमोजीनियस बनाने की कोशिश करते हैं। होमोजीनियस ब्रॉडनिंग के नतीजे में जो लाइन शेप आती है उसको लॉरेंजियन लाइन शेप कहा जाता है। और जो लॉरेंजियन लाइन शेप है जी एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और एल का मतलब है लॉरेंजियन, उसकी शेप ऐसी होती है। आप f की जगह f0 पुट कर दें तो उस वक़्त ये f माइनस f0 ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा डेल्टा f ओवर 2 की पावर 2 और रेज टू द पावर -1, ये एज इट इज़ आ गया। 2 और -1 मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएंगे, डेल्टा f ओवर 2 पाई बाहर आ गया। अब आप डेल्टा f ओवर 2 की पावर -2 करें तो ये उल्ट हो जाएगा, 2 ओवर डेल्टा f की पावर +2 हो जाएगा। और फिर जब आप उसको स्केयर करके इसके साथ कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 ओवर पाई डेल्टा f। और डेल्टा f की वैल्यू कैसे निकालनी है, डेल्टा f की वैल्यू आप निकाल चुके हैं यहाँ पर कि डेल्टा f की वैल्यू आप इस तरह से निकाल लेंगे प्रेशर ब्रॉडनिंग के केस में या लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग के केस में, और यहाँ पर जो है वो पुट कर देंगे। इनहोमोजीनियस ब्रॉडनिंग जो है उसमें जो गॉसियन लाइन शेप फंक्शन आता है, यानी उस लाइन शेप की जो यानी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है वो आप इस फंक्शन से, इसको गॉसियन फंक्शन कहा जाता है, 2 ओवर डेल्टा f इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लॉगरिथम ऑफ 2 f माइनस f0 डिवाइडेड बाय डेल्टा f ओवर 2 स्क्वायर। यहाँ पर भी आप f और f0 को बराबर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और e पावर 0 1 होता है, ये सारा कुछ 1, जस्ट ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो गॉसियन शेप आ जाएगी। तो अब इन दोनों को आप डिफरेंस देख लें, ये लॉरेंजियन है जो ब्लू लाइट में शो की हुई है, और ये जो रेडिश शेड में शो की हुई है ये गॉसियन जो है वो लाइन शेप फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो लॉरेंजियन वेव है ये ऑलमोस्ट एक पैराबोलिक शेप जैसी जो है वो आपको दिखाई दे रही है, स्मूथ, और ये जो रेड कलर है इसमें जो है वो वेरिएशन स्मूथ नहीं है। तो इसका मतलब है कि लॉरेंजियन जो है वो होमोजीनियस और गॉसियन जो है वो इनहोमोजीनियस ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म। इसमें वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी को प्लॉट किया जाता है या एम्पलीट्यूड को प्लॉट कर लिया जाता है। आप जानते हैं इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एक्स एक्सिस पे या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है
इसको गौर से जो है वो पढ़िएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।